जय हिंद दोस्तों। तो देखिए, जो एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज है सूचना साई की, उसके अंदर मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, जो वीडियोस के लेक्चर्स वो कंटिन्यूस नहीं आ पा रहे, उसको थोड़ा सा मैं खुद ही डिले कर, उसका रीज़न ये है क्योंकि जो पहले जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उनको आप जरूर सोल्व कीजिए। अगर आप उनको सोल्व नहीं करोगे और आगे की ओर जंप करोगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए जो प्रीवियस वीडियोस आपके पास आ चुके हैं, कम से कम 8 10 9 या 10 वीडियो आ चुके हैं, उनको आप जरूर कंप्लीट करें। ये एक तरीके से आपके एग्ज़ाम के लिए तुरुप का इक्का साबित होगा। और ये बिल्कुल मान के चलिए, मेरा खुद का अनुभव, मैं खूब सारे एग्ज़ाम दे चुका हूँ, मैं खुद सिलेक्टेड हूँ। तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। हाँ, हो सकते हैं आपको हार्ड लग रहे होंगे, तो मैं मेरी तरफ से इनको बिल्कुल सिंपल कराने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। देखिए, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे सिर्फ आपको थ्योरी मटेरियल दिया जा रहा है। मैं आपको एक बात वेरी क्लियर कर दूँ, हाँ, नो डाउट आईए एग्जाम के अंदर आपके थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट ज़्यादा आएंगे। पर देखिए, जब तक आप न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं करोगे, आपके कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे। क्योंकि ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन हो जिसको अगर उसने घुमा के दे दिया तो श्योर बात है कि आप सभी जने घूम जाओगे उसके अंदर। तो मेरा तो यही कहना है, जो मेरा व्यक्तिगत पर्सनल तौर पे आपको जो सजेशन है वो है कि कोशिश कीजिएगा, नहीं भी समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को आप जरूर देखिए, एक बार नहीं, 2 बार, थर्ड अटेम्प्ट के अंदर आपको जरूर जरूर समझ में आएगा। मेरी तरफ से कोशिश यही है कि आपको सिंपल वे के अंदर अच्छे से अच्छे कंटेंट और क्वेश्चन जो भी जिस भी बुक्स के अंदर अच्छे हैं, वो मैं आपके लिए लेके आता रहूं। ओके, क्वेश्चन देखिए। इन अ डेटा लिंक प्रोटोकॉल द फ्रेम डिलीमीटर फ्लैग इज गिवन बाय 0111 assuming that bit stuffing is employed, द ट्रांसमीटर सेंड्स द डेटा सीक्वेंस 011S। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पे एक सेंडर है और यहाँ पे एक रिसीवर है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो डेटा सेंड किया जा रहा है वो ये सेंड किया जा रहा है 011100110। और यहाँ पे जो एक फ्रेम डिलीमीटर फ्लैग का यूज़ किया जा रहा है वो है आपका 0111। तो मैंने आपको जहाँ पे देखिए फ्रेम का कंसेप्ट पढ़ाया था, वहाँ मैंने आपको अच्छे से बताया था कि जैसे ये फ्रेम है, जैसे ये आपकी फ्रेम है डाटा लिंक लेयर के अंदर, यहाँ पे आपके क्या ऐड किया जाता है, आपके यहाँ पे हेडर ऐड किया जाता है, इस साइड आपके टेलर ऐड किया जाता है, आई बात समझ में, और उसके साथ कुछ हेडर और ऐड किए जाते हैं। तो देखिए ये जो डेटा है ना, ये पैटर्न भी आपका किसके अंदर, 011 के अंदर, और ये हेडर और टेलर ऐड करेंगे वो भी 011 के अंदर है। तो भाई इस रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि भाई कहाँ से आपका डेटा स्टार्ट हुआ और कहाँ पे खत्म हुआ, आई बात समझ में। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है ना, मान लीजिए 0111, इसके साथ इसको पेड करना है, इसको इसके साथ ऐड करना है। पर ये जो सीक्वेंस है वो सेम सीक्वेंस अगर डेटा के अंदर बन रही होगी तो रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि भाई डेटा ये है, या फ्लैग ये है। देखिए क्वेश्चन को आप समझिए। यहाँ पे देखिए, ये आपको एक फ्लैग का यूज़ किया जा रहा है 011, ये डेटा नहीं है, ये अलग से मतलब डेटा को सिंक्रोनाइज करने के लिए इसका यूज़ किया गया इस फ्लैग का। अब इसको समझते रिसीवर समझ लेगा कि भाई ये तो फ्लैग है, और इसके बाद जो डेटा आएगा वो मेरा मेन डेटा होगा। पर क्या पता डेटा के अंदर भी यही अगर जो बिट रिटर्न रिपीट हो रहे हो, यहाँ देखिए सेम बिट रिपीट हो रहा है 011, जबकि यहाँ पे ये फ्लैग है और यहाँ पे आपके डेटा है। तो फिर रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि ये फ्लैग और डेटा है, भाई कैसे पता चलेगा, कॉमन सी बात है। तो इस चीज़ को हटने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, बिट स्टफिंग पैटर्न का यूज़ करना पड़ता है। क्या यूज़ करना पड़ता है, बिट स्टफिंग पैटर्न। उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी फ्लैग की जो बिट है ना, जो ये पैटर्न है, वो हम कोशिश करते हैं कि डेटा के अंदर रिपीट ना हो। वापस समझो, हम ये कोशिश करते हैं जो भी फ्लैग का जो पैटर्न है वो हम कोशिश करते हैं कि डेटा के अंदर रिपीट ना हो। अब ये कैसे करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, इसको हम तोड़ेंगे मरोड़ेंगे। हम ये कोशिश करेंगे भाई 011 कंटिन्यूस नहीं आए। इसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे यहाँ पे 0111 बन रहा है तो मैं क्या करूँगा, एक कदम पीछे चल लूँगा इससे। तो ये क्या करूँगा, यहाँ पे 0111 यहाँ तक मैं आऊँगा और यहाँ पे कुछ ऐड कर दूंगा, तो ये पैटर्न बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे मैं मान लीजिए 0 ऐड कर दिया। अब और आगे चलो 1011, यहाँ पे देखिए वापस 011 बन रहा है, तो यहाँ पे फिर से क्या करूँगा, यहाँ पे एक और इंसर्ट करा दूंगा, 0 इंसर्ट करा दूंगा, ठीक है। तो किसी भी कंडीशन में ये वाला जो फ्लैग का पैटर्न है वो डेटा के अंदर नहीं बनना चाहिए। तो अब ये देखिए क्या बन गया आपके पास 011, ये पे क्या आ गया 0101100। ये जो है, ये जो डेटा है किसे भेजा जाएगा, आपके रिसीवर को भेजा जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। एज्यूमिंग दैट बिट स्टफिंग इज एम्प्लॉयड, द ट्रांसमीटर सेंड्स द डेटा सीक्वेंस 0110H। ये जो सीक्वेंस थी उसको ट्रांसमीटर बिट स्टफिंग का यूज़ करने के बाद क्या सेंड करेगा, भाई ये सीक्वेंस सेंड करेगा। तो आंसर के अंदर देखिए कहाँ पे, अगर आपको आंसर मैच करना हो तो
01101001011010111 ये डी इसका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। हम क्या करते हैं, जो भी फ्लैग होता है जितने भी बिट होते हैं उसे एक पीछे चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक पीछे चलेंगे, ओके, हम यहाँ पे एक पीछे चले, 0111 है तो हम क्या करते हैं 0111 लेते हैं, बस यही कंसेप्ट रहेगा। और कोशिश करते हैं कि जब भी 011 आएगा उसके बाद हम 0 इंसर्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे 011 आया तो मैंने 0 इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे 1 आया, ठीक है 0, देखिए यहाँ पे वापस 011 आया, जैसे 011 आया यहाँ पे 0 इंसर्ट कर दिया, चाहे आगे आपके वो पैटर्न बन रहा हो या नहीं, 0 इंसर्ट कर दिया। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इसको हम बोलते हैं बिट स्टफिंग। देखिए बहुत ही छोटे और सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं आएंगे तो आप एग्जाम के दिन इसको मिस कर दोगे। सिर्फ एक दो बार देखने और आपको सिमिलर क्वेश्चन करने हैं, आप आंसर जरूर कर लोगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, देखिए द मैक्सिमम विंडो साइज ऑफ डेटा ट्रांसमिशन यूजिंग द सेलेक्टिव रिजेक्ट प्रोटोकॉल विथ एन बिट फ्रेम सीक्वेंस नंबर। तो ये देखिए 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। मैंने आपको बता दिया था कि मैक्सिमम जो आपके विंडो साइज है जीबीएन प्रोटोकॉल के अंदर और एसआर प्रोटोकॉल के अंदर क्या रहने वाली, जीबीएन के अंदर आपके रहने वाली 2n-1 और एसआर के अंदर रहने वाली 2n-1। ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं बार बार दोनों को एक साथ लिखता हूँ। जीबीएन लेता हूँ पहले, फिर एसआर लिखता हूँ। 2n-1 या नीचे है और 2n-1 ये आपका ऊपर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव ऑन करते हैं। देखिए मैं बहुत ही प्यारी आपकी टेस्ट सीरीज भी लेके आने वाला हूँ और उसको जल्दी ही लॉन्च करने वाला हूँ, है ना, टेस्ट सीरीज को, उसको आप जरूर सोल्व कीजिएगा। और ओवर द टाइम धीरे धीरे उसके अंदर आपके मॉक टेस्ट पेपर है वो अपलोड होते रहेंगे, है ना। टेस्ट सीरीज आईए की आने वाली है और उसके अंदर आपको देखिए अलग तरीके से जो क्वेश्चन है, जो मुझे जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से मैंने बनाए गए, जो एक अच्छा नीश कंटेंट होता है उसके हिसाब से, और भी जैसे जरूरत पड़ेगी उसके अंदर रेगुलर क्वेश्चंस अपलोड होते रहेंगे, टिल द एग्जाम क्वेश्चन अपलोड होते रहेंगे और बिल्कुल मिनिमल चार्ज के अंदर आपको मिलने वाली है। क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग मैसेजेस m इक्वल टू द साइक्लिक रिडंडेंसी चेक फॉर दिस मैसेज यूजिंग द डिविजर पोलिनोमियल। अब देखिए सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है भाई। टेक्निकल का मतलब ये है कि सबसे पहले प्रश्न समझो। प्रश्न सीआरसी का दिया हुआ, सीधी सी बात है। और पूछ क्या रहा है कि भाई जब सेंडर रिसीवर को डेटा सेंड करेगा उसके बाद क्या जाएगा, ये पूछा है ना। देखिए कंसिडर द फॉलोइंग मैसेज m, आपको ये मैसेज दे रखा है तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम। देखिए 101-000-1101, ओके। द CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक फॉर दिस मैसेज यूजिंग द डिविजर पोलिनोमियल। अब आपको इसके अंदर क्या निकालना है, CRC निकालना है। क्या निकालना है, CRC निकालना है। CRC का मतलब मैंने क्या बताया था, आपके रिमाइंडर। क्या निकालना है आपको, रिमाइंडर निकालना है बस। तो आपको जो जनरेटर दे रखा है वो क्या दे रखा है, ये दे रखा है। इसको यहाँ लिख लेता हूँ, x⁵ प्लस x⁴ प्लस x² + 1। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी के अंदर। कैसे करेंगे, x⁵ 1, 4 है तो 1, जो है उसको 1 कर दो, जो नहीं उसको 0 कर दो। तो देखिए x³ है क्या, नहीं है, तो इसको मैं 0 कर रहा हूँ। x⁵2 है, हाँ है। x है क्या, नहीं है। 1 है, हाँ है। बस ये मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया हुआ है, फिर से मैं बता रहा हूँ। हम ये इसको हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो देखिए 5 है, 4 है, अब x³ नहीं है, x² है, x नहीं है, तो सारी डिग्री होनी जरूरी है। जो है उसको हम 1 रख देंगे, जो नहीं है उनको हम 0 रख देंगे। बस इसका यूज़ कीजिए यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, 1 1 0 1 0 1, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ओके। अब बताइए हम कितने बिट यहाँ पे पेड करेंगे, यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6, कितने करेंगे, 5। 1 2 3 4 और 5 सॉरी, यहाँ पे हम कितना यूज़ करेंगे, 5 यूज़ करेंगे, है ना। चलिए अब इसको हम करने की कोशिश करते हैं। 1 1 बहुत बार बता चुका हूँ, 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1, है ना। इसको बहुत ध्यान से करना होता है आपको। एक जोर ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए। 1 1 क्या हो जाएगा, 0 0 1 क्या हो जाएगा, 1 1 0 क्या हो जाएगा, 1 और 0 1 क्या हो जाएगा, 1 0 0 क्या हो जाएगा, 0 और 0 1 क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, सही किया ना। एक भी अगर अपना स्टेप गलत हुआ तो फिर लास्ट में आंसर नहीं मैच करेगा। ओके,
तो यहाँ पे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5। ये तो फर्स्ट में 0, इसका कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बिट उतारने वाले, क्या हो जाएगा 1। अब रखिए वापस 1 1 0 1 0 1, सोल्व कीजिए 1 1 0 1 1 0 1 0, क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितने उतरेंगे 2, क्योंकि हमेशा हमें कितना चाहिए 6 बिट बनाने हैं, ठीक है, ये 6 है ना, इसीलिए ये क्या हो जाएगा 1 1 0 1 0 1। देखिए एग्ज़ाम के अंदर भी आपको ऐसा ही करना है, 1 1 0 0, एक क्या हो जाए आपके पास 1 1 1 1 हो गए। और यहाँ से अब कौन सी बिट उतरने वाली है आपके पास, ये वाली। देखिए यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि कहीं ये कोई मिस नहीं कर लो आप, है ना, 1 5, और यहाँ पे अभी उतरेगा 0, क्या हो जाएगा 0, ये क्या होगा 1 1 0 1 0 1। ओके, सोल्व कीजिए 1 1 क्या हो जाएगा 0 0, ये क्या हो जाएगा 1 0 1 1, ठीक है। अब कितने उतरेंगे, 2 0 उतर जाएंगे, ये क्या हो गया आपके पास 0 0। लिखिए 1 1 0 1 0 1। देखिए ना मैं कर रहा हूँ, अगर गलत होता आप गलती तो देख लेना। 1 1 0 0 1 क्या हो जाएगा 1 1 0 क्या हो जाएगा 1 1 1 क्या हो जाएगा 0 0 और 1। कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो 1 0 और उतर जाएगा यहाँ से, ये हो गया 0। वापस करिए 1 1 0 1 0 1, क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए कहाँ गए हम, 0 0 0, ये क्या हो जाएगा 1 1 1, और आगे से यहाँ से क्या उतरेगा आपके पास, एक और 0 0। कितने हो गए 1 2 3 4, ये कितने हो गए यहाँ पे 1 2 3 4। हमें कितने चाहिए, हमने कितने 0 ऐड किए थे यहाँ पे, 0 1 2 3 4 5, 5 ऐड किए तो 5 होने चाहिए, 1 2 3 4 5। ये आपका क्या होने वाला है, आपका CRC होने वाला है, ठीक है। तो देखिए ये पैटर्न आपका कहाँ पे मैच कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे 0 1 1 1 0, तो यहाँ देखो ये मैच कर रहा है 0 1 1 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, CRC। अब इसका क्या होगा, ये यहाँ पे अपेंड होके रिसीवर के पास चला जाएगा, तो ये 0 0 रखा है, उसकी जगह ये यहाँ पे आ जाएगी, पाँचों चीज़ें कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये से हो जाएगा 0 1 1 1 और 0। और ये जो पूरा मैसेज है यहाँ से लेके यहाँ ये कहाँ चला जाएगा, आप रिसीवर के पास चला जाएगा, ओके, CRC के अंदर, ताकि कोई एरर हो तो पता चल जाए, ठीक है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से मज़ा आ रहा होगा आपको। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो श्योर जो तैयारी करता है उसको न्यूमेरिकल करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि उसको पता है न्यूमेरिकल एक बार अगर हो गया सही से तो आंसर बिल्कुल नंबर पक्के हैं। अब क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अ चैनल हैज़ अ बिट रेट ऑफ 4 किलोबिट पर सेकेंड एंड वन वे प्रोपोगेशन डिले ऑफ 20 मिलीसेकेंड। द चैनल यूजेज स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। द ट्रांसमिशन टाइम ऑफ द एक्नॉलेजमेंट फ्रेम इज नेग्लिजिबल to get a channel efficiency of at least 50%, the minimum frame size should be। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन दिया है कि ये कोई चैनल है, यहाँ पे आपका सेंडर है और यहाँ पे आप रिसीवर के पास पहुँचा रहे हैं, तो यहाँ पे जो बैंडविड्थ आपको क्या दी हुई है 4 किलोबिट पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या दिया, टाइम जो दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, प्रोपोगेशन टाइम जो दिया हुआ है वो दिया आपको 20 मिलीसेकेंड, ठीक है। और आपको जो बोला गया है यहाँ पे कि चैनल की जो एफिशिएंसी है वो क्या रहनी चाहिए, हमेशा 50% से क्या रहनी चाहिए, ज़्यादा रहनी चाहिए। और जिस प्रोटोकॉल का यूज़ किया है वो है आपके स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल की एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल की एफिशिएंसी क्या फॉर्मूला है, देखिए जो मैं बता रहा हूँ आप ये ध्यान रखिए। मुझे नहीं पता आपको किस कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर किस तरीके से पढ़ा रखा है, पर ये जो फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल की एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो है एफिशिएंसी इक्वल टू 1/1+2 है। सर ए क्या है, तो ए मैं बताऊँ, ए इक्वल टू है TP/TT। ध्यान रखना ए इक्वल टू क्या है यहाँ पे, TP/TT, जहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता रखा है TP का फॉर्मूला क्या होता है,
प्रोपोगेशन टाइम मतलब डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और टीटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैसेज लेंथ अपॉन बैंडविड्थ। ठीक है, तो हमें इनका यूज़ करते हुए इसका आंसर निकालना है। देखिए एक बार आप देखिए, डरिए मत, अगर आप एक बार देखोगे तो आपको पता चलेगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। चलिए हम कर लेते हैं। एफिशिएंसी कितनी चाहिए आपको, 50% से ज़्यादा। इसका मतलब 50% को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या 50% का मतलब क्या हो गया, 50/100, इसका मतलब 1/2। तो जो एफिशिएंसी चाहिए वो क्या चाहिए, आधे से ज़्यादा चाहिए। तो अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला रख दीजिए, ये है आपका, ये क्या हो गया, 1/1 + 2a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। इस इनइक्वालिटी को सोल्व कीजिए और आप देखिए कैसे करेंगे, ये चला जाएगा, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + 2a। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2a। ये समझ में आ रहा है ना। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद 1 + 2a और 2, तो 1 को यहाँ गया तो ये क्या हो गया, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2a। अब a यहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, a इज 1/2। अब आप क्या कर दीजिए, a की यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, या इसको इधर लेके आ जाइए, इसको इधर लेके आ जाइए। चलो इसको यहीं रहने देते हैं और a की वैल्यू रख देते हैं अपन TP/TT। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू TP/TT। TP का मतलब क्या है, प्रोपोगेशन टाइम, और TT का मतलब क्या है, ट्रांसमिशन टाइम। देखिए आप देखते रहिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। अगली बार से आपको इतना पूरा करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगा, TT इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ चला जाएगा तो 2 TP। ठीक है, तो बस इसको मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ सेम को। क्या हो गया अपने पास, ट्रांसमिशन टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 TP। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मैसेज की क्या निकालनी है, मिनिमम फ्रेम साइज। तो TT की वैल्यू रख दीजिए, TT की वैल्यू क्या होती है, L/बैंडविड्थ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 TP। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए TP की वैल्यू दी हुई है और बैंडविड्थ की वैल्यू दी हुई है, A की मिसिंग है, वो है आपके लेंथ ऑफ मैसेज, या L का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ मैसेज। तो L इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 TP बैंडविड्थ। तो अब वैल्यू रख दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, मिनिमम लेंथ कितनी चाहिए, 2 TP की वैल्यू क्या दी हुई है, देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है 20 मिलीसेकेंड। 20 और मिलीसेकेंड का मतलब क्या हो गया, 10⁻³ सेकेंड, इनटू बैंडविड्थ की दी हुई है 4 kbit/सेकेंड। 4 किलो का मतलब क्या हो गया, 10⁻³ bit/सेकेंड। तो ये इससे गया। तो L इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 20 40, 40 × 4 क्या हो जाएगा, 160 बिट्स। तो आपकी जो फ्रेम की साइज़ है ना, कम से कम 160 बिट की तो होनी ही चाहिए, ये ध्यान रखना आप। आपकी जो फ्रेम की साइज़ है ना, वो कम से कम 160 बिट की होनी ही चाहिए। तो ऑप्शन के अंदर अगर आप देखोगे कहाँ आपका आंसर मैच कर रहा है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। देखिए कितना सिंपल था। अब आपके मन में डाउट हो रहा है कि सर चलिए यहाँ पे 50% दिया हुआ था, कहाँ गया, यहाँ पे 50% दिया हुआ था, अगर यहाँ पे 75% दिया हुआ था कैसे करते हैं। बस आपको क्या रखना है, एफिशिएंसी की वैल्यू 75% रखनी है। तो ये क्या हो जाता, 3/4 हो जाता, तो यहाँ पे 3/4 हो जाता। और इसी प्रकार से आपको सोल्व करना है और यहाँ पे L तक निकालना है। देखिए ये मेन फॉर्मूला निकल के आना चाहिए बस। बस ये वाला आना चाहिए। तो आप 3/4 के सोल्व करके उस फॉर्मूले को आप याद रख लीजिए। इस फॉर्मूले को अगर हाफ आए तो डायरेक्ट ये वाली वैल्यू पुट करनी है और डायरेक्ट आंसर निकालिए आप। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे इस तरह के क्वेश्चन की, जितना आपको आसान होने वाला है। अगर ये 100% दिया होता है तब तो 1 हो जाता है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट TP/TT और ये डायरेक्ट आंसर होने जाता है अपने पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फिर से CRC का क्वेश्चन है। और आप ध्यान रखिए बार बार CRC का क्वेश्चन आ रहा है, सेम क्वेश्चन आ रहा है, तो भी मैं करवा रहा हूँ, मैं आपके लिए करवा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो। देखिए मुझे पता है कि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ और अभी भी मैं स्टूडेंट ही हूँ कि हमें क्वेश्चन देखते डर लगने लग जाता है। तो उस डर को भगाने के लिए मैं जितने भी क्वेश्चन चाहे सिंपल हो या कठिन हो, मैं सारे सोल्व करा रहा हूँ, ताकि एक एक बार अगर आप सोल्व करोगे ना तो आपका डर भाग जाएगा। द मैसेज 1110 इज टू बी ट्रांसमिटेड यूजिंग CRC पोलिनोमियल टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एरर्स, द मैसेज दैट शुड बी ट्रांसमिटेड। सेम क्वेश्चन है, बताइए क्या दिया हुआ है आपके पास, 11001001, ये क्या हो गया, आपके डिविडेंड हो गया। ठीक है, और अब आपके जनरेटर क्या दिया हुआ है, x³
+1। तो बताइए जनरेटर क्या होगा, x³ है, हाँ है 1, x² है क्या, नहीं है 0, x है क्या, नहीं है 0, और लास्ट में 1 है तो 1। ये क्या हो गया, आपका जनरेटर हो गया। रख दीजिए 1 0 0 1। अब बताओ कितनी बीट अपन अपेंड करने वाले हैं, यहाँ पे 4 बीट है तो 4 - 1 मतलब 3, 1 2 3। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं फटाफट से। अब आप खुद कीजिए 1 0 0 1। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 और 1 क्या हो गया 0, 1 0 क्या हो गया 1, ये क्या हो गया आपके पास 0, और ये क्या हो गया आपके पास 1। इसको मैं नीचे उतार देता हूँ, ये क्या हो गया 1, 1 0 0 1। एक जोर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। 1 और 1 क्या हो गया 0 0 1 और 0। यहाँ पे 2 आ जाएगी नीचे, ये क्या हो गया 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1। 3 आ जाएगी नीचे 1 0 0, ये क्या हो जाएगा 1 0 0 1 0 1 0 1, और यहाँ से एक नीचे आ जाएगा 0। तो हाँ, हमें क्या पूछा गया है, द मैसेज दैट शुड बी ट्रांसमिटेड। अब क्या मैसेज ट्रांसमिट होने वाला है, ये अगर आप देखोगे यहाँ पे तो क्या आंसर निकल के आ रहा है आपके पास, देखिए। हाँ 1 0 1 0 तो एक बार और जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 0 0 1। ये क्या हो जाएगा 0 0 1, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 1। तो ये जो है आपके ट्रांसमिट होने वाला है। देखिए कहाँ मैच हो रहा है आपके पास, लास्ट में 0 1 1 आना चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। अब 0 1 1 इसके लास्ट में है और इसके लास्ट में है। चलिए फिर अब आगे वाले सारा आपका मैसेज होना चाहिए, तो 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, ठीक है। 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1, ठीक है। पर यहाँ पे ये एक बिट एक्स्ट्रा आ रहा है, ये नहीं हो सकता था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो देखिए जब भी आपके पास आंसर निकल के आ जाए तो आपको जो ऑप्शन आंसर मार्क करना है वो भी बिल्कुल ध्यान से करना है। ऐसा नहीं हो कि आपके गलत हो जाए। यहाँ पे अगर आपने गलत मार्क कर दिया तो obvious सी बात है ना, आपकी मेहनत तो किसी काम की नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल आप तैयारी करते रहिए। अगर आप सूचना सहायक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या प्रोग्रामर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बेशक दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और एक अच्छी स्टैंडर्ड बुक से लिए गए क्वेश्चन है जो अच्छी कोचिंग मानी जाती है ना। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इनके क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। उस बुक के अंदर बहुत सारे मतलब क्वेश्चन के आंसर गलत भी दे रखे हैं, तो मैं मेरी तरफ से उनको इसके थ्रू सही कराने की भी कोशिश कर रहा हूँ। ओके, चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।